हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं संगीता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में स्वागत करती हूँ। हम लोग का 500 क्वेश्चंस का यूजीसी नेट जीआईसी हो या फिर जीडीसी का जो एग्ज़ाम है उसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे मैं आपको सेलेक्टेड 500 क्वेश्चंस का सीरीज़ कर रही हूँ। वो तो हमारा चलेगा ही, साथ ही साथ आप लोगों की ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप इंडियन सोशोलॉजिकल के ऊपर में वीडियो बनाएं। तो इसलिए हम लोगों का उधर 500 क्वेश्चन का सीरीज़ तो चलेगा ही, साथ ही हम लोग भारतीय समाजशास्त्री हो या फिर पाश्चात्य जो समाजशास्त्री हो उनका लेकर एक एक टॉपिक भी करते चलेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो महात्मा गांधी जी के ऊपर में है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें तथा अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं भी आप मोटिवेट होंगे, मुझे भी एनर्जी आएगी, साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं मोटिवेट कर सकूँगी कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में मेरे द्वारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया जाए तथा मैं ये कोशिश करूँगी कि 500 क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज़ चल रहा है उसमें ऐसे क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज के जो हमारे सोशोलॉजिकल जो थिंकर हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। जैसे कि हम लोग महात्मा गांधी जी को जानते हैं कि उन्हें राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, बापू भी बोला जाता है। तो चलिए इनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 1888 में वो इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की शिक्षा हेतु गए। फिर 1891 में वो इंग्लैंड से अपनी बैरिस्ट्री की शिक्षा को कंप्लीट करके वो फिर से इंडिया वापस आ गए थे। फिर 1893 में पोरबंदर की ही एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका कि नाम था अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला। उसका मुकदमा, उसका केस लड़ने के लिए वो कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। तो दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा रंग भेद की वहाँ पे नीति उन्हें देखने को मिली, जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें हताहत हुए, उनका मन बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचा। तो इसके कारण उन्होंने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? दक्षिण अफ्रीका में, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1894 में। फिर 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की। फिर 1904 में इंडियन ओपिनियन के प्रकाशन का भी प्रबंधन का जिम्मा उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद 1904 में ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसके द्वारा तथा कहाँ की गई थी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1904 में की गई थी। इसके बाद वो 9 जनवरी 1915 में वापस कहाँ आ गए? भारत को लौट आए, इंडिया फिर वापस लौट कर आ गए। फिर इंडिया लौट के आने के बाद वो 25 मई 1915 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की उन्होंने स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए कि साबरमती के आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में 25 मई 1915 को की थी। फिर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उन्हें गोली मार दी गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस दिन को 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, मार्टियर डे के रूप में भी, क्योंकि इसी दिन शहीद भगत सिंह को भी फांसी दी गई थी। ये तो हो गया उनके जीवन का कुछ संक्षिप्त परिचय। चलिए हम लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट नोट्स की तरफ भी आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी को, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा या फिर राष्ट्रपिता किन्होंने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी।
अब हम गांधी जी के अगर विचारधारा को देखें, उनके जो थिंकर्स हैं, उनके जो थॉट्स के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें, तो गांधी जी के जो विचारधारा थे वो सत्य, अहिंसा एवं धर्म से संबंधित थी। तो गांधी जी के विचारों का जो आध्यात्मिक पक्ष था, गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवाद कहे जाते हैं। व्यवहारिक आदर्शवाद का अर्थ हुआ कि लोगों से हमें हमेशा सत्य रहना चाहिए, उनसे प्रेम सद्भावना का व्यवहार करना चाहिए। और ऐसा क्यों उन्होंने कहा था कि हम अगर जिस प्रकार का व्यक्ति से व्यवहार करेंगे तो सामने वाला भी हमें उसी प्रकार का व्यवहार देगा। वो ये चाहते थे, वो रस्किन बाउंड से प्रभावित होकर सर्वोदय धर्म की स्थापना करना चाहते थे। उनके जो आदर्शवादी विचारधारा थे वो एक आदर्शवादी विचारधारा को मानते थे। उनके अनुसार धर्म से जो रहित जो राजनीति होती है वो मात्र क्या होती है, कूड़े के समान होती है। जैसे कूड़ा का हमें कोई भी कार्य में प्रयोग नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से अगर राजनीति में धर्म की भावना न रहे, सत्य अहिंसा की भावना रहे तो वो मात्र कूड़े के समान है। गांधी जी का जो दर्शन था वो ये था कि सत्य ही ईश्वर है। वो सत्य अहिंसा पर चलने वाले आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे और उनके अनुसार सत्य क्या है, सत्य को ईश्वर का रूप मानते थे। गांधी जी ने अपने विचारों का मूल केंद्र सत्य एवं अहिंसा को ही रखा है। इसमें सत्य उन्होंने क्या बताया था, ईश्वर का रूप है। और अहिंसा के बारे में हम देखें तो इसे दो अर्थों में हम लोग अहिंसा को समझ सकते हैं। अगर हम अहिंसा का नकारात्मक पक्ष देखने का कोशिश करें तो नकारात्मक अर्थ हो जाएगा कि किसी की हत्या ना करना, किसी भी प्राणी मात्र जीव की हत्या ना करना, वो हो जाएगा नकारात्मक हिंसा के अंतर्गत। अगर सकारात्मक हिंसा की बात करें तो प्राणी मात्र से जो हमारा प्रेम रहेगा वो हो जाएगा सकारात्मक हिंसा के अंतर्गत रहेगा। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है, अहिंसा जो है वो मनसा वाचा एवं कर्मणा होना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार हमें मन से, वचन से एवं कर्म से हमेशा अहिंसा के पथ पर अपने आप को चलना चाहिए। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हो गए। अब हम उनके थोड़ा जीवन को और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं कि उनके धार्मिक गुरु कौन थे, उनके ऊपर जो ये धर्म का प्रभाव पड़ा, सत्य अहिंसा का प्रभाव पड़ा, वो किसके समीप में आने के कारण हुआ था। तो उनके जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम था काउंट लियो टॉल्स्टॉय और उनके राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जब राजनीति में आए तो वो किसके प्रभाव के कारण आए, गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आने के बाद आए। गांधी जी के धर्म से क्या अभिप्राय था, तो धर्म से अभिप्राय उनका था कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जिसको कि हम लोग धारण किसको करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए जो गलत होगा, जो बुरा होगा, हम उसे क्या कभी धारण करेंगे, नहीं करेंगे। तो जो धारण करने योग्य है वो क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता पर आध्यात्मिक बल दिया है। उनके अनुसार अपवित्र साधन द्वारा पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम किस प्रकार से साधन एवं साध्य जो क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हम अपवित्र साधन को, अपवित्र कोई भी विचारधारा, कोई भी रूप हुआ, किसी के भी संपर्क में आएंगे तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति होगी, वो संभव नहीं है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या था, तो सत्याग्रह उनके अनुसार था सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह के माध्यम से हम अपने विरोधियों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह की जो भावना है वो निर्बल व्यक्ति की नहीं थी, दुर्बल व्यक्ति की भावना, वो सत्याग्रह के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सत्याग्रह के पथ पर वही व्यक्ति बढ़ सकते हैं जो ताकतवर हो, जो बलशाली हो, क्योंकि हम सत्य के माध्यम से ही अपने विरोधियों का हृदय में परिवर्तन कर सकते हैं। चाहे सामने वाला कितने भी गलत रास्तों को अपना ले, अगर आप सत्य के पथ पर हैं, आप अहिंसा के पथ पर हैं, तो उसके सामने वाले का, विरोधी का, आपका हृदय परिवर्तन होना एकदम संभव है, एकदम लाजमी ही है। सत्याग्रह के अंतर्गत उन्होंने फिर इसे दो भागों में बांटा था, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा। असहयोग का उनका अर्थ था सहयोग ना करना व रचनात्मक कार्य करना।
सहयोग ना करना, किसमें सहयोग ना करना, जैसे कि महात्मा गांधी के द्वारा विदेशी कपड़ों का उन्होंने बहिष्कार किया था, अंग्रेजी शिक्षा को अपनाने का बहिष्कार किया था। अंग्रेजी शिक्षा के वो खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि अंग्रेजी जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में हो। साथ ही वो रचनात्मक कार्य पर भी बल देते थे। वो अंग्रेजी वस्त्रों का खिलाफ गए, लेकिन वो साथ ही साथ खुद से सूत काट कर खादी वस्त्र को बनाए तथा धारण के रचनात्मक कार्य पर उन्होंने बल दिया। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी का समर्थन, सूत काटना, ये असहयोग आंदोलन के अंतर्गत आता है। सविनय अवज्ञा के अंतर्गत आता है जानबूझकर अन्यायपूर्ण कार्य का विरोध करना। सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या हो जाता है कि अन्यायपूर्ण कार्य जो होते हैं उसका विरोध करना। अब हम लोग देखते हैं कि गांधी जी की जो विचारधाराएं हैं वो किससे उन्होंने ग्रहण की है। तो गांधी जी हर धर्म को मानने वाले थे, हर धर्म के पुस्तकों का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने जब जैन धर्म का अध्ययन किया तो उससे उन्होंने अहिंसा की भावना को अपनाया। बौद्ध धर्म से उन्होंने समानता की भावना को ग्रहण किया। ईसाई धर्म में उन्होंने देखा कि ईसाई धर्म के लोग लोगों के प्रति सेवा की भावना रखते हैं, सेवा करते हैं, दूसरे को सेवा प्रदान करते हैं। ये सेवा ही करना ईसाई धर्म के लोगों का मूल मंत्र होता है, यही उनका ईश्वर की पूजा का एक रूप होता है। इसके लिए उन्होंने सेवा की भावना को ग्रहण किया। और साथ ही इस्लाम धर्म का जब उन्होंने अध्ययन किया तो देखा कि इस्लाम धर्म के लोग जो है वो उनमें बंधुत्व की जो भावना होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है। तो इसके अंतर्गत उन्होंने बंधुत्व की भावना को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा एवं जो करबंदी थी उसकी प्रेरणा गांधी जी ने थोड़ों का जब संविधान का अध्ययन किया तो उसके अंतर्गत ये भावना को उन्होंने ग्रहण किया। महात्मा गांधी का जो आदर्श था वो उनका सोच था कि ऐसे राज्य की स्थापना करे, जिसे मतलब राम राज्य की स्थापना करने का उनका सोच था। क्यों उन्होंने ऐसा सोचा था? क्योंकि जब राम जी का शासन चल रहा था उस समय वहाँ के वासियों को कोई भी दुख दस्त, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा था? क्योंकि 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन किया था। भारत के जो वासी थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा उन्हें कष्ट दुख पहुंचाया था। इसलिए महात्मा गांधी जी का जो विचारधारा थे कि आदर्श राज्य की स्थापना करनी चाहिए, राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए, सर्वोदय धर्म की स्थापना करनी चाहिए, जो कि उन्होंने रस्किन बॉन्ड के द्वारा प्रभावित हुए थे। इसके अंतर्गत उन्होंने वो बताते हैं कि मनुष्य को जो उनकी जो पारिश्रमिक है वो समान रूप से प्रदान की जाए, व्यक्तियों के बीच प्रतियोगिता का अभाव हो, अब प्रतियोगिता की भावना ना रहे, क्योंकि प्रतियोगिता से एक जन को हानि पहुंचती ही है। फिर उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात नहीं मानी थी कि किसी एक व्यक्ति को, किसी एक मतलब संस्था के ऊपर ही पूरा एकदम वो मालिक बन जाए, दूसरे के ऊपर शासन करे, ऐसी भावना उनकी नहीं थी। साथ ही वो उप आदर्श राज्य की भी भावना से प्रभावित, जो कि प्लेटो के दर्शन में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग महात्मा गांधी जी की पुस्तक के बारे में अगर देखते हैं तो हिंद स्वराज में उन्होंने ब्रिटिश संसद को क्या कहा था? बांझ और वेश्या कहा था। अपने पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश की संसद को उन्होंने बांझ और वेश्या कहा था। महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज क्या है? स्वतंत्रता क्या है? स्वयं पर शासन करना क्या कहला जाता है? स्वराज कहलाता है। अगर हम लोग स्वराज का या स्वतंत्रता का नैतिक आधार देखें तो स्वराज का अर्थ हो जाता है स्वशासन या आत्मविश्वास। अगर इसका राजनीतिक आधार देखें तो लोगों द्वारा अपना शासन स्वयं करना क्या कहलाएगा? स्वराज कहलाएगा। अब देखते हैं कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोकमान्य गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, जिसका कि अर्थ होता है उत्तरदायी व सहमति से शासन। मतलब लोगों की सहमति से जो शासन हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? स्वराज कहलाएगा। इसका प्रयोग उन्होंने डोमिनियन स्टेट के रूप में भी किया है। अगर हम पूर्ण स्वराज की मांग की जाए कि स्वयं का शासन की मांग की जाए, मतलब सर्वप्रथम ये मांग किसने कब की गई थी? तो 1929 में की गई थी और इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में की गई थी। यहाँ पे हम लोग गांधी जी के एक सिद्धांत के बारे में देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत।
ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का मतलब क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर संपत्ति का मालिक है। हम जितनी भी संपत्ति का भोग कर रहे हैं वो उसका मालिक कौन है? वास्तविक मालिक कौन है? तो ईश्वर है। ये महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी। और व्यक्ति क्या है? उसका ट्रस्टी है। मतलब हम जो भी जमीन गाड़ी घोड़ा खरीद रहे हैं तो ये सब किसका है? ईश्वर का है। और हम क्या है? उसके ट्रस्टी है। ट्रस्टी का मतलब क्या करता है? जो किसी की दूसरे की संपत्ति को देखभाल करता हो। गांधी जी के अनुसार प्रकृति द्वारा सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच की पूर्ति के लिए संसाधनों का अभाव है। जो कि वास्तविक में भी सत्य है कि हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो साधन उपलब्ध है, लेकिन अगर हमारे अंदर मन के अंदर लालच आ जाए तो वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। वो आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। अब गांधी जी के कुछ शिक्षा प्रणालियों के ऊपर हम लोग देखते हैं कि पहला पॉइंट अगर देखें तो गांधी जी ने पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन वो शिक्षा किस में चाहते थे? मातृभाषा में। उनके अनुसार हम पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण कर ले, लेकिन हमारी जो शिक्षा है वो मातृभाषा के रूप में हो। सेकंड पॉइंट देखते हैं, शिक्षा से चरित्र विकास होता है। शिक्षा से जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे चरित्र के अंदर विकास आता है, हमारे सादगी की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, शारीरिक विकास होता है। इन सभी का माध्यम उन्होंने शिक्षा को बताया है। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि शिक्षा में मतलब पोथी ज्ञान के अलावा, बुक्स नॉलेज के अलावा हमें कुटीर उद्योग, हस्तकला इत्यादि पर भी बल देना चाहिए। व्यवसायिक प्रशिक्षण को भी हमें अपनाना चाहिए। साथ ही साथ वो प्राथमिक शिक्षा को तो बढ़ावा देते ही हैं, वो प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा देते हैं। अब गांधी जी से जुड़ी हुई कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ग्रीन पंपलेट और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। दूसरा, गांधी जी की जो आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जिसकी रचना उन्होंने 1929 में की थी, जो कि मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में। फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किन्होंने किया था? महादेव देसाई के द्वारा इसे फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी के आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। फिर ये तो दक्षिण अफ्रीका का बात हुआ। फिर भारत में उन्होंने हरिजन एवं यंग इंडिया नामक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। अब हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के ऊपर लिखे गए कुछ पुस्तकों के बारे में। तो महात्मा वर्सेस गांधी, जो कि 2007 में लिखी गई थी दिनकर जोशी के द्वारा। सेकंड बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, ये भी 2007 में लिखी गई थी रामचंद्र गुहा जी के द्वारा। थर्ड बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, 1950 में लिखी गई है लुइस फिशर के द्वारा। तो मुझे ये आशा है कि मेरे द्वारा महात्मा गांधी जी के बारे में, भारतीय समाजशास्त्री के बारे में बताई गई उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनके जो थॉट्स हैं, वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें और अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करते रहें। थैंक यू।